नमस्कार, आप देख रहे हैं यूटी न्यूज और आपके साथ मैं हूं रेशमा। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक बार नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। दमन के सलीम मेमन और मारियो लोपेज ने नगरपालिका चुनाव हेतु दर्ज किया नामांकन। दमन में सुएज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए जापान की कंपनी ने जिला पंचायत की ली मुलाकात। दाना रुदाना पंचायत के विकास हेतु जिला पंचायत सदस्य एवं सरपंच से हुई बातचीत। और सिलवासा को स्मार्ट सिटी बनाने पर भाजपा नेता फतेह सिंह चौहान की हमारे चैनल से खास बातचीत। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आगामी दमन नगरपालिका चुनाव के लिए वार्ड नंबर 1 से मारियो लोपेज एवं वार्ड नंबर 3 से सलीम मेमन ने नामांकन किया है। तारीख 30 जनवरी को दमन नगर पालिका के प्रस्तावित चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी है। ऐसे में बुधवार को मारियो लोपेज और सलीम मेमन अपने समर्थकों के साथ नामांकन दर्ज करवाने हेतु दमन समाहरणालय पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कलेक्टर के समक्ष वार्ड नंबर 1 एवं वार्ड नंबर 3 से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में अपना पर्चा दाखिल किया। इस चुनाव को लेकर सलीम मेमन ने जीतने के बाद प्रदेश के विकास और जनता की सेवा का भरोसा दिलाया है। साथ ही जनता को भी अच्छे प्रतिनिधि को चुनने की अपील की गई है। इस अवसर पर मारियो लोपेज एवं सलीम मेमन के साथ कांग्रेस के प्रतिनिधि सहित बड़ी संख्या में अनेक समर्थक मौजूद रहे। पहले कांग्रेस पार्टी की दमन और दीव में हमारे आदरणीय अध्यक्ष केतन भाई पटेल और हमारे दूसरे पार्टी के वरिष्ठ नेतागण की चर्चा और खास करके हमारे पूर्व सांसद डाया भाई पटेल ने जो बातें बताई उसके हिसाब से हम रणनीति तय कर रहे थे और हमने ये रणनीति बनाई कि फिलहाल जो दमन नगर पालिका के 15 वार्ड में जो पार्षद खड़े होने जा रहे हैं उसमें फिलहाल हमने आज 2 वार्ड यानी वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 3 से वार्ड नंबर 1 से वरिष्ठ एडवोकेट मारियो लोपेज और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष और काउंसिलर मारियो लोपेज को हमारा कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी बनाया है और वार्ड नंबर 3 से हमारे युवा मुस्लिम उभरते हुए सलीम भाई मेमन को हमने हमारा प्रत्याशी बनाया है। और इस रणनीति के तहत शायद ऐसा भी हो सकता है कि फॉर्म भरने का आज आखिरी दिन है। हम हमारी रणनीति के तहत शायद 1-2 कैंडिडेट को और भी मैंडेट आला कमान से अप्रूवल लेके बाद हमारे अध्यक्ष महोदय केतन भाई पटेल के सलाह मशवरा से उतार सकते हैं। ये पार्टी की रणनीति होगी, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो पार्टी की ये रणनीति काफ़ी पारदर्शक है और आने वाले दिनों में जिस तरह से माहौल यहाँ बन चुका है नगर पालिका चुनाव में कांग्रेस पार्टी के ही कैंडिडेट और कांग्रेस पार्टी अपने बलबूते पर अपने ही कैंडिडेट और अपने ही समर्थन वाले लोगों के साथ नगर पालिका में एक सुशासन देगी और जो नगर पालिका में 10-11 महीने से जो संगीत कुर्सी का खेल चल रहा था उसे हम यकीनन मिटाएंगे और दमन नगर पालिका में रहने वाले शहरी जनों को ये आश्वासन और विश्वास दिलाते हैं कि नगर पालिका में एक ऐसा शासन दिखाएंगे जिसकी मिसाल दमन के इतिहास में बाकी रहेगी। मुझे अपने दमन वासियों के लिए जो कांग्रेस का समर्थन मिला है, केतन भाई पटेल और हमारे मुस्लिम के युवा और जंगी नेता हमारे खुर्शीद भाई, उनके समर्थन से मुझे ये टिकट मिला है और उनके जो उन्होंने मुझे समर्थन इसलिए दिया है क्योंकि मैं अपने वार्ड का विकास कर सकूं, उस विकास में दमन का विकास जुड़ सके। बस मेरी इन लोगों से शुभकामनाएं हैं कि मैंने जो संकल्प लिया है उसमें मुझे सब समर्थन दें और अच्छी विजेता दे जिससे हम अपनी पार्टी का काम बहुत आसानी से कर सकें। दमन समाहरणालय में बैठक का आयोजन कर माछीमारी पर बातचीत की गई। दमन सांसद लालू भाई की अध्यक्षता में दमन प्रशासक के साथ मछुआरों के बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मछुआरों को हो रही परेशानियों को प्रशासक के समक्ष रखा गया, जिसमें डीजल का कोटा बढ़ाने की भी बात कही गई थी, जिस पश्चात डीजल का कोटा 2000 से 3000 तक कर दिया गया है। इसी के साथ साथ अन्य परेशानियों के निराकरण के लिए भी विस्तार पूर्वक चर्चा विचारणा की गई। दीव दमणना माछीमारोना प्रश्नों माटे दीव दमणना सांसद लालूभाई આગેવાની નીચે આજે પ્રશાસકને અમે મળ્યા જે અમારી જરૂરિયાત હતી એ પ્રમાણે ડીઝલના કોટા વધારવા જે 16,000 છે એને 24,000 કરવું અને 28,000 છે એને 35,000 કરવું એની અમારી રજૂઆત સાહેબ પાસે હતી। અને બીજો એક અમારે દીવ દમણનો મોટામાં મોટો માછીમાર માટે જે પ્રશ્ન હતો પરસીનેટ કે રાફેલના પેડાવા રાખી એ સદંતર બંધ થવા જોઈએ। જાફરાબાદ મુકામે અખિલ ગુજરાત માછીમાર મહામંડળે નિર્ણય લીધો છે કે ગુજરાતમાં આ ફિશિંગ સદંતર બંધ હોવી છે। એક ગુજરાત
માં ખાલી દમણમાં જ ઓફિસિંગ ચાલુ છે, એમાં માછીમાર સમાજે પણ અમે ટેકો આપેલ છે, પણ જે સમાજની બહાર છે એ લોકોના ભેળા ચાલુ છે એ સદંતર બંધ થવા જોઈએ. એ અનુસંધાનમાં એડમિનિસ્ટ્રેશન સાહેબને અમને મળ્યા અને આજે 31 જાન્યુઆરી સુધી આ ભેળા ચાલુ રહેશે. એ પછી ભેળા સદંતર બંધ કરાવશે. અમને વિશ્વાસ છે પ્રશાસક ઉપર અને આશ્વાસન પણ આપ્યું છે કે 31 तारीख પછી પેરા સદંતર બંધ રહેશે. આવતા વર્ષે પણ આની પરમિશન આપવામાં નહીં. ये तो डीजल का कोटा बढ़ाने के लिए आया था दी वाला, तो साहब ने तो पहले ओके कर दिया था. हम लोग जब भी हादसा हुआ तभी दी में गए तभी, तो साहब ने तो ओके कर दिया और बढ़ गया वो कोटा. तो जो उसको कमी थी वो पूरी हो जाएगी तब तक देगा कोटा. कितना ये लोग का ड्यू में जो डीजल का कोटा देने का वो साहब ने ऐसे ही दे दिया, और सब्सिडी है वो भी कंसिडर कर लिया. और ड्यू में जो अभी हादसा हुआ उसमें हम लोग 2 पेट्रोल पंप डालने जा रहे हैं, तो कोई डीजल स्टोर नहीं करेगा और फिर कभी अभी आग में पहले 2000 का कोटा था, अभी 3000 का किया. हम लोग एक मिनी हार्बर बनाने जा रहे हैं. वो मिनी हार्बर से ONGC आने वाली है. ONGC से 10 से 12 हज़ार का टर्नओवर होएगा. और दमन की जो गुंठा में एक जगह बेचती है ना, फुट में बिकेगी. और दमन के लोगों को रोज़गार मिलेगा, टूरिज़्म बढ़ेगा. और जो क्रीज़ वगैरह है, कैटामरीन वगैरह है, वो 24 आवर आएगी. और इंडस्ट्री वालों को भी लोडिंग अनलोडिंग करने का चांस मिलेगा. और ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और साहब ने एकदम कीन इंटरेस्ट बताया. और लालू भाई भी एकदम हमारे साथ एसोसिएट जो है इसमें प्रोजेक्ट में. और परसों साइट विजिट है और विदिन इसमें ड्राफ्ट प्लान बना के हम लोग इसको इम्प्लीमेंट के लिए डाल देंगे. ये कम से कम 5 से 7 करोड़ हज़ार करोड़ प्रोजेक्ट. 5 से 7 हज़ार करोड़. हाँ, प्रशासक ने बताया कि इसमें ऐसा अगर होता है तो दमन के लिए तो 4 चांद लग जाएगा. और नितिन गडकरी है वो हमारा मिनिस्टर सर्फेड एंड ट्रांसपोर्ट, वो नितिन गडकरी से ये परमिशन लाएंगे और वो लोग प्रोजेक्ट ढूंढ रहे हैं नितिन गडकरी. तो ये प्रोजेक्ट दमन का एक अहम प्रोजेक्ट है. उसमें चाहे इतना फंड नितिन गडकरी देने वाले हैं हमको, और हम लोग मैं और लालू भाई मिनिस्ट्री में जाके ये सब करेंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्वच्छ भारत अभियान के तहत दमन में सुएज ट्रीटमेंट प्लांट की इच्छुक जापान की कंपनी के प्रतिनिधि मंडल द्वारा दमन जिला पंचायत की मुलाकात ली गई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री का साथ देने के लिए जापान के डेक एक्सिस कंपनी लिमिटेड के प्रेसिडेंट हिरोशी ओगमे, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रियो वाचा तथा मैनेजर रूई ओब से दमन जिला पंचायत पहुंचे हुए हैं. दमन जिला पंचायत के प्रमुख श्री सुरेश पटेल ने उनका भव्य स्वागत सत्कार किया. दमन की वस्ती भौगोलिक परिस्थिति तथा गटर व्यवस्था को लेकर सभी को जानकारियां दी गई. दमन में विश्व कक्षा के सुएज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने के लिए डेक एक्सिस कंपनी लिमिटेड के प्रतिनिधियों ने रुचि दिखाते हुए और थोड़े समय में प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ फिर से दमन आने की बात कही है. जापानना जे प्रतिनिधिओ तो दमण डिस्ट्रिक्ट पंचायतनी आज विजिट आव्या था. तो अत्यारे प्रधानमंत्री विदेश जईने आव्या, जापान जईने કે સ્વચ્છ ભારત માટે આપણે શું કરી શકીએ. તો એના માટે આજે જાપાનની જે કંપની સિવરેજ પ્લાન્ટ માટે જે અહીંયા ડિસ્ટ્રિક્ટ પંચાયતની મુલાકાત લીધી અને દમણની અંદર જે ગંદા પાણીનો નિકાલ થાય અને એમાંથી ચોખ્ખું પાણી કઈ રીતના બને એના માટે આ જાપાનની કંપની અહીંયા દમણ ડિસ્ટ્રિક્ટ પંચાયતની વિઝિટ લીધી છે. सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत ट्रैफिक पुलिस द्वारा मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया गया. चल रहे सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत लोगों को जागरूक करने हेतु अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है. इसी के तहत दमन वासियों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए एवं सड़क सुरक्षा के अन्य मुद्दों पर जागरूक करने हेतु दमन ट्रैफिक पुलिस विभाग द्वारा मोटरसाइकिल रैली निकाली गई. आईजी मनीष अग्रवाल ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इस रैली के दौरान मोटरसाइकिल पर यातायात नियमों का पालन करें जैसे अन्य स्लोगन के बैनर लगाए गए थे एवं लोगों में जागरूकता फैलाने हेतु इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. दमन दी और दादरा हवेली पुलिस ने विभिन्न प्रतियोगिताएं और विभिन्न जो एजुकेशनल कैंपेन हैं सड़क सुरक्षा संबंधी उनको चलाया है. आज उसी संदर्भ में हमने एक ये मोटरसाइकिल रैली निकाली है, जिसके अंदर की जो पुलिसकर्मी हैं वो मोटरसाइकिल पे सड़क सुरक्षा संबंधी मैसेज को लेकर एक शहर की यात्रा करेंगे. मैं दमन की जनता को या दादरा नगर हवेली और दीव की जनता को भी आपके ज़रिए संदेश देना चाहूँगा कि ये ज़रूरी है कि न सिर्फ अपनी जान की सुरक्षा के लिए बल्कि जो लोग बाकी सड़क पर चल रहे हैं या गाड़ी चला रहे हैं उनकी सुरक्षा के लिए भी ज़रूरी है कि हम सब सड़क नियमों का पालन करें.
जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि यहाँ पर काफ़ी सारे इंसिडेंट्स हैं जहाँ पे कि माइनर ड्राइविंग पाई जाती है, हेलमेट के बिना की ड्राइविंग पाई जाती है। पुलिस ने भिन्न भिन्न समय पर प्रयास किया है कि माइनर ड्राइविंग के अगेंस्ट और हेलमेट के बिना ड्राइविंग के अगेंस्ट एनफोर्समेंट ड्राइव चलाए, लेकिन देखने में यह आया है कि हमें पब्लिक से उतना सपोर्ट नहीं मिलता है। बीच में एक बार हमें उस ड्राइव को बीच में रोकना पड़ा क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का ये मत था कि अभी दमन, दीव, दादरा नगर हवेली उस चीज़ के लिए तैयार नहीं है। लेकिन यदि आज तैयार नहीं है तो कभी तैयार नहीं है। मैंने इस साल अपने ट्रैफिक विभाग को ख़ास तौर से निर्देश दिए हैं कि हमारे माइनर ड्राइविंग और ड्राइविंग विदाउट हेलमेट पे विशेष ध्यान होना चाहिए। और मैं लोगों से गुजारिश करूंगा कि वो अपने बच्चों को, जो कि कम उम्र के हैं, उनको मोटरसाइकिल, स्कूटर देने से पहले 4 बार उनकी सुरक्षा का बारे में सोचें। वापी की सुलपड़ मुख्य प्राथमिक स्कूल द्वारा बाल मजदूरी के तहत रैली का आयोजन किया गया था। वापी की सुलपड़ मुख्य प्राथमिक स्कूल द्वारा बाल मजदूरी एवं बाल सुरक्षा के चलते रैली निकाली गई। बता दें कि इस बाल मजदूरी नाबूद अभियान रैली में स्कूल के 5वीं से लेकर 8वीं कक्षा तक के करीबन 300 छात्रों ने हिस्सा लिया था। इस रैली में सभी छात्र जमकर नारेबाजी करते नजर आए, जिन्होंने बाल सुरक्षा एवं बाल मजदूरी के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने का प्रयास किया। यह जानकारी स्कूल के प्राचार्य दिलीप पटेल से प्राप्त हुई है। સુલપડ મુખ્ય પ્રાથમિક શાળામાં બાળ સુરક્ષા અંગે બાળકોને સૂચના આપી માહિતગાર કરી અને સુલપડ સ્કૂલમાંથી હાઈવે ઉપર થઈને ભડકમુરા મંદિર તથા તેના અંદરના કોમર્શિયલ ભાગમાં અને ત્યાંથી પાછળ થઈને સીધી આપણી સ્કૂલમાં પરત ફરશે, જેથી કરીને બાળકો પણ જાણે અને બીજા કોમર્શિયલ ભાગમાં કામ કરતા માણસો પણ જાણે કે बाल सुरक्षा माटे अथवा बाळको जो धारो के काम करता होय तो एमना पर गुनो लागू पड़ी सके। वापी के छेरी स्थित श्री मनोकामना पूर्ण हनुमान मंदिर का 16 जनवरी को स्थापना दिवस मनाया जाना है। वापी के छेरी में स्थित श्री मनोकामना पूर्ण हनुमान मंदिर में 16 और 17 जनवरी को धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। यह कार्यक्रम मकर संक्रांति और मंदिर के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किया जाएगा। बता दें कि इस महाप्रसाद में समाज के अंतिम वर्ग के व्यक्ति तथा जिस पर समाज चलाने के संपूर्ण व्यवस्थाएं हैं, उन सभी व्यक्तियों को हार्दिक बधाइयां देते हुए इस महाप्रसाद का लाभ उठाने की अपील की गई है। जहां मनोकामना पूर्ण हनुमान मंदिर के ट्रस्टियों द्वारा 16 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक 24 घंटे श्री रामधुन, कीर्तन, भजन, रामायण पाठ तथा संध्या कार्यक्रम में स्वागत समारोह का भव्य आयोजन भी किया जाना है, जिसमें समाज के सभी अग्रणी मुख्य रूप से उपस्थित रहेंगे। मनोकामना पूर्ण हनुमान मंदिर छिड़ी के तरफ से मकर संक्रांति के शुभ उपलक्ष्य पर समाज के अंतिम वर्ग के व्यक्तियों से लेकर के और जिन पर समाज चलाने की संपूर्ण व्यवस्था है, उन व्यक्तियों तक सबको हार्दिक बधाई और धन्यवाद देता हूँ। साथ ही मनोकामना पूर्ण हनुमान मंदिर ट्रस्ट पर 16 जनवरी, जो कि मंदिर का स्थापना दिवस के तौर पर हर साल मनाया जाता है, 16 जनवरी को 24 घंटे का श्री राम धुन, संकीर्तन, साथ में रामायण पाठ और संध्या कार्यक्रम में स्वागत समारोह, जिसमें समाज के तमाम प्रबुद्ध और सम्मानित सदस्य मौजूद होंगे। इसलिए तमाम लोगों से निवेदन कि 16 तारीख को शाम 7 बजे अधिक से अधिक संख्या में आकर के और समाज के तमाम सम्मानित व्यक्तियों का सम्मान करें। दादरा नगर हवेली की नवनिर्मित रुदाना पंचायत के चहुमुखी विकास के प्रति यहां के निर्वाचित जिला पंचायत सदस्य भिखुभाई बिमरा एवं सरपंच संदीप कटिबद्ध नजर आ रहे हैं। उन्होंने आज हमारे संवाददाता से बात करते हुए बताया कि चूंकि खानवेल ग्रुप ग्राम पंचायत से रुदाना पंचायत अलग होकर बनी है, अतः खानवेल पंचायत में उपलब्ध फंड में से पर्याप्त धनराशि रुदाना पंचायत में दी जाए, ताकि यहां पर बुनियादी सुविधाएं लोगों के घर घर तक पहुंच सके। इस अवसर पर सरपंच संदीप ने भी रुदाना पंचायत के विकास के प्रति अपनी संकल्पता व्यक्त की।
रुदाना ग्रुप ग्राम पंचायत के सरपंच संदीप भाई और जिला पंचायत सदस्य भिखू भीमरा इस समय हमारे कार्यालय में हैं और उनकी कुछ समस्याएं हैं रुदाना ग्रुप ग्राम पंचायत को लेकर। हम जानते हैं कि किस तरह से समस्याओं से जूझ रहा है रुदाना ग्रुप ग्राम पंचायत। भिखू भाई, सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आप ऐसी पंचायत का प्रतिनिधित्व कर रहे हो जो नई अभी गठित हुई है और वहां पर काफ़ी समस्याएँ भी मुँह बाए खड़ी हैं। क्या क्या समस्याएँ, उन समस्याओं का निदान कैसे करेंगे भविष्य में आप? सबसे पहले तो मैं हमारा आदरणीय एमपी साहब नटूभाई पटेल का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे काबिल समझा, टिकट दिए और मैं चुन के आया हूं। तो मैं सबसे पहले तो पार्टी का आभार व्यक्त करता हूं। दूसरी समस्या यह है कि हमारा रुदाना पंचायत नई पंचायत है, नया गठन हुआ पंचायत है, हमारे पास फंड नहीं है। खानवेल पंचायत से अलग हुई रुदाना पंचायत, तो फिलहाल रुदाना पंचायत के पास फंड नहीं है। खानवेल पंचायत में 11 करोड़ रुपया अभी भी वहाँ फंड पड़ा हुआ है, वो रुदाना पंचायत का और खानवेल का भी है। तो मैं समझता हूँ 11 करोड़ में से एटलीस्ट हमको लोक संख्या के तहत आधा पैसा तो मिलना चाहिए। 11 करोड़ उनके पास है, रुदाना पंचायत के पास एक पैसा भी नहीं है, तो हमको काम करने में बड़ी दिक्कत आ रही है। वहाँ के लोगों को पीने का पानी की समस्या अभी भी है। तो हम चाहते हैं कि वहाँ हमको अगर फंड मिले तो हम बहुत ही जल्दी लोगों को पानी की सुविधा करेंगे, यही हमारी अपेक्षा है। क्योंकि भाई आपके बड़े यंगेस्ट सरपंच हैं संदीप भाई, काफ़ी कम उम्र के हैं और आपके साथ रहते हुए काफ़ी अनुभव भी सीख लेंगे, क्योंकि आप यहाँ के फर्स्ट चीफ काउंसिलर भी रह चुके हो। काफ़ी योगदान है यहाँ के, चाहे श्रम के क्षेत्र में हो या लेबर यूनियन के बारे में हो या यहाँ के डेवलपमेंट के बारे में हो। जो समस्याएँ आपके रुदाना में हैं, आप और सरपंच उन समस्याओं को कहाँ कहाँ तक ले जाने की कोशिश करेंगे? काबिल प्रशासक आपके पास हैं और प्रशासक जी, ऐसा कहा जाता है कि अगर उनके पास समस्या आती है तो तुरंत निदान करते हैं, तो ऐसी समस्याओं का निराकरण कैसे कहां कहां करेंगे आप? संदीप एन चिमड़ा जो सरपंच है वो बहुत ही यंग सरपंच है और उनको लोगों की सेवा करने की काफ़ी तमन्ना है। वो कभी भी खुद के जेब से पैसा खर्चा करेंगे, सेलवास में या हॉस्पिटल में यहाँ वहाँ लोगों के लिए भागते रहता है, कभी मेरी सलाह लेते रहता है। तो मैं यही चाहूँगा कि मुझे एक यंग सरपंच मिला हुआ है, तो उनके साथ मिल के हम लोगों की समस्या सुलझाने की कोशिश करेंगे। और रुदाना पंचायत हमने दोनों ने मिल के एक आदर्श पंचायत बनाने की हमने ठानी है। तो उसके लिए हमको आदरणीय एमपी साहब नटूभाई पटेल ने आश्वस्त किया है कि आपको फंड हम देने की कोशिश करेंगे, आप काम निकालिए, हम फंड देंगे। और आपका जो सपना है आदर्श पंचायत बनाना है, तो उसमें हम सहयोग आपको ज़रूर करेंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि आदरणीय एमपी साहब का भी हम आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मेरे साथ सरपंच संदीप है, वो भी नया है, उसका भी मेरे से भी ज़्यादा जोश है। तो हम दोनों का जोश मिलके हम निश्चित तौर पे रुदाना पंचायत एक आदर्श पंचायत बनाने की कोशिश करेंगे। भाई आपने खानवेल पंचायत में भी काम किया है, बात और काफ़ी अच्छा जो डेवलपमेंट हुआ है उसमें कहीं न कहीं अगर आज भी वहाँ के जितने भी शिलापट्ट हैं देखा जाए तो भिखू भीमरा का नाम बाखूब नज़र आता है। वह अनुभव और रुदाना का अनुभव, इन दोनों में क्या डिफरेंस, क्या अंतर आप पाते हैं? ऐसा है, रुदाना पंचायत नई पंचायत है, वो विलेज है, और खानवेल पंचायत ऐसा माना जाएगा तो सेलवास के बाद खानवेल आता है, ऐसा माना जाएगा। तो डेवलप के तौर पे वहाँ एक हमने मार्केट बनाया, वहाँ हमने एक खेल का ग्राउंड बनाया, वहाँ हम पेट्रोल पंप लाया। मगर दुख की बात यह है कि पेट्रोल पंप, वहाँ का पेट्रोल पंप, वहाँ का पंचायत के जो मेंबर्स है या सरपंच है वो चला नहीं पाते हैं, इसीलिए उन्होंने जिला पंचायत को दे दिया। एक्चुअली जिला पंचायत का ये पेट्रोल पंप देना नहीं चाहिए और जिला पंचायत वाला ने ये लेना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि उस समय AK सिंह साहब था, कलेक्टर साहब, उन्होंने पंचायत को आमदनी के लिए दिया था। अगर 2 पैसा आएगा तो लोगों का बोरिंग का काम होगा, कहीं कुआं रिपेयर का काम होगा, कहीं गटर लाइन के लिए काम होगा। तो उन्होंने अभी फ़िलहाल वो जिला पंचायत के अंडर किया है, वो सबसे दुख की बात है। और वहाँ अभी भी गटर लाइन, ड्रेनेज अभी तक सिस्टम खानवेल में नहीं है, वो बड़ी दुख की बात है। अगर शायद ये लोगों अगर सोचेंगे या कलेक्टर साहब ने हमने ठान ली है कि मैं 1-2 साल में वो सारा काम कंप्लीट करके दूंगा, तो शायद कलेक्टर साहब भी करेंगे, मगर वहाँ की पंचायत तो नहीं करेंगे, ऐसा मुझे तो लग रहा है। क्योंकि इतना तजुर्बे वाले आदमी वहाँ नहीं हैं। और मैं ये नहीं समझता कि वो काम करेंगे नहीं करेंगे, मगर उनको मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि उन्होंने ये काम करना चाहिए।
अब वो जो तजुर्बा है आप पूरा तजुर्बा रुदाना पंचायत में लगाएंगे? बिल्कुल, क्यों, रुदाना के लोगों के लिए मैंने आश्वस्त किया हुआ है। रुदाना के लोगों को 5 साल मैंने मेरा पूरा 5 साल उनको दिया है, तो मैं खानवेल से बेहतर रुदाना गांव मैं बनाने की कोशिश करूंगा और आदर्श ग्राम बने ऐसे मैं पूरे कोशिश करूंगा। संदीप जी, आप बहुत यंगेस्ट सरपंच हैं, आपके साथ भिखू भीमरा जी हैं, पूरी टीम अनुभवों के साथ है। आप अपनी पंचायत को किस रूप में ले जाना चाहेंगे? हम सब जगह पे गए, पूरा जब प्रचार का समय चल रहा था उस समय हम सबको बोला है कि हम दादरा नगर हवेली में रुदाना पंचायत सबसे नंबर 1 पंचायत बनाएंगे, पूरा डेवलप करेंगे। सबको सुविधा जो भी समस्या है, अड़चने हैं, वो सब अड़चन से हम सबको दूर करेंगे। और हम पूरा भिखू भाई पूरा अनुभव है और उसके साथ हम मिलकर पूरा अच्छी तरह से काम करेंगे और रुदाना को सबसे सुंदर बनाएंगे और बहुत डेवलप करना है हमको। और हमको जो लोगों ने पसंद किया है लोगों की सेवा करने के लिए, उनको उम्मीद थी कि एक सेवा कर सकते हैं, तो उसी उम्मीद से हम भी उनकी पूरी जिम्मेदारी से सेवा करेंगे 5 साल तक। शुक्रिया। देख सकते हैं कि कितने युवा और जोश से भरपूर नजर आ रहे हैं संदीप जी, और उनके साथ हैं अनुभव से भरे हुए भिखू भीमरा जी, जिनके पास इतना अनुभव है कि अगर उस अनुभव की निचोड़ वो रुदाना ग्रुप ग्राम पंचायत में सही मायने में लगाते हैं तो आने वाले दिनों में रुदाना ग्रुप ग्राम पंचायत दादरा नगर हवेली की सभी पंचायतों में न कि अव्वल नजर आएगी बल्कि सुख सुविधाओं से सुसज्जित भी नजर आएगी। कैमरामैन चंदन के साथ संतोष पांडे, यूटी न्यूज, सिलवासा। संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली की आन बान शान के प्रतीक कुशल समाज सेवी, प्रबुद्ध राजनेता व प्रख्यात शिक्षाविद फतेह सिंह चौहान आज के रोज हमारे चैनल से खास रूप से मुखातिब हुए। उनके बारे में यह कहा जाता है कि वे जिस कार्य को अपने हाथों में लेते हैं उसे बखूब ढंग से अंजाम की तह तक ले जाते हैं। उदाहरण के तौर पर शैक्षणिक जगत की शान बन चुका लायंस इंग्लिश स्कूल को ही देख लीजिए, जो फतेह सिंह चौहान के प्रयासों का जीता जागता प्रतिफल है। हमारे एडिटर संतोष पांडे से उन्होंने वैसे तो आज कई मुद्दों पर बातचीत की। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली के कुशल समाज सेवक, प्रबुद्ध राजनीतिज्ञ व शैक्षणिक जगत को आसमान की बुलंदी पर पहुंचाने वाले फतेह सिंह चौहान हमारे साथ हैं। चौहान साहब, एक ऐसा नाम जिसे सुनकर लोग गर्व महसूस करते हैं प्रदेश की धरती पर। जिस तरह से आपने यहाँ पर शैक्षणिक जगत को आसमान की बुलंदी पर आसीन किया, उसके लिए न कि सिलवासा के लोग आपके शुक्रगुजार हैं बल्कि हर घरों में कहीं न कहीं हर दिन आपके नाम की चर्चा भी होती है। यह गौरव पाके, यह उपलब्धि पाके कैसा फील होता है सिलवासा में आपको? आपके माध्यम से मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ, मानव जात का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक मानव जीवन में शिक्षा का प्रभाव हो। तो हम निश्चित रूप से यह मानते हैं कि हमारे प्रदेश के सभी बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा रोजगार मिले और तभी अपना भविष्य बना सकते हैं। आज पिछले 6 साल से हमने ये लायंस इंग्लिश स्कूल, जो कि हमारा एक ट्रस्ट के तहत चल रही है, उसमें हमारे सभी सदस्य ने मिल के इसको एक बुलंदी पे लेके जाने की कोशिश की है। हम जब 2010 में इस संस्था को संभाले थे तब हमारे पास 2200 बच्चे थे। आज हम 5000 बच्चे को पढ़ाई दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ जीवन में सबसे अगर संतुष्टि की कोई बात है हमारे लिए तो ये शिक्षा का क्षेत्र है और हम चाहते हैं कि इसको आगे आगे ले जाए। हमने अभी पिछले साल मुंबई यूनिवर्सिटी के एफिलिएशन में देवकी व मोहन सिंह चौहान कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड साइंस की शुरुआत की है और मैं बड़ी खुशी और गर्व के साथ कहना चाहता हूँ हम और आगे बढ़ रहे हैं और अगले एकेडमिक सेशन से हम मुंबई यूनिवर्सिटी के एफिलिएशन से एक लॉ कॉलेज की भी शुरुआत करने जा रहे हैं। मुंबई यूनिवर्सिटी से आपका यह कॉलेज एफिलेटेड है, साथ ही साथ इस कॉलेज में आने वाले दिनों में पढ़ाई भी चालू हो जाएगी। कहीं न कहीं ये कमी और इस प्रदेश में रह जाती है क्योंकि हर किसी को कानून का ज्ञान होना बेहद जरूरी है और कानून का ज्ञान अर्जित करने के लोगों को या तो मुंबई जाना पड़ता है या तो अहमदाबाद या गांधीनगर, इन सब जो आसपास के कॉलेज है वहां जाना पड़ता है। क्या माना जाए कि इस कॉलेज में कहीं न कहीं एक फैकल्टी कानून के ज्ञान के लिए जरूर आने वाले दिनों में नजर आएगी आपकी तरफ से? हमारे ट्रस्टी मंडल ने सब ने यह निर्णय किया है कि अगले एकेडमिक्स जो साल शुरू होगा उसमें हम लॉ कॉलेज शुरू करने जा रहे हैं और मैं पूरा विश्वास से कहना चाहता हूं कि अगले जून से हमारे यहाँ इसी कैंपस में मुंबई यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड लॉ कॉलेज शुरू हो जाएगी।
लायंस इंग्लिश स्कूल के चेयरमैन फतेह सिंह चौहान प्रबुद्ध समाज सेवी शिक्षाविद के साथ प्रखर राजनेता भी है। उनके बारे में जितना भी कहा जाए वह कम है। उनके बारे में यही कहा जाता है कि वे जिस कार्य को अपने हाथों में लेते हैं उसे पूरा करके ही दिखाते हैं। पिछले दिनों उन्होंने एक बड़े कार्य को अपने हाथों में लिया जिसका स्लोगन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उनके इस कार्य ने उन्हें बड़ा समाज सेवी बना दिया है। इस शिक्षा से कहीं न कहीं आपने एक और सुर जोड़ दिया है, जैसा कि आपने गए हफ्ते एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया है। इस प्रदेश में अभी तक उस पर किसी का ध्यान नहीं गया था, बेटी बचाओ अभियान। बेटी बचाओ अभियान एक भारत सरकार की अभिन्न देन है इस भारत को कि बेटी नहीं रहेगी तो दीपक कुल का दीपक कैसे जलेगा। शायद इस बात की जानकारी अभी तक लोगों को नहीं पहुंच पाई है। इस अभियान से किस तरह जोड़ना चाहते हैं आप प्रदेशवासियों? हम निश्चित रूप से यह मानते हैं कि बेटी ही हमारा कल है और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सामने एक नया कैंपेन छेड़ा था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस कैंपेन को आगे बढ़ाते हुए हमने सोचा कि हम भी इस प्रदेश में इस बात को सब तक पहुंचाए। इसी उद्देश्य से हमने पिछले 25 तारीख को एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक बड़ा कार्यक्रम रखा था, जिसमें हमारे आरएसएस के बड़े नेता इंद्रेश कुमार जी पधारे थे। उन्होंने काफ़ी अच्छी बातें कही और मैं समझता हूँ हमारे इस कार्यक्रम से हमारे समाज में और ख़ास करके महिलाओं में एक मैसेज गया है कि बेटी को हमें बचाना भी है और बेटी को पढ़ाना ही है, तभी हमारा भविष्य आगे बढ़ेगा। शैक्षणिक जगत को आपने आसमान की बुलंदी पर पहुंचाया। साथ ही साथ दो नाम आपके पीछे और जुड़ता है, एक समाज सेवक, दूसरा प्रबुद्ध राजनेता। हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं समाज सेवक से। यह उपाधि आपको आज से नहीं बल्कि लगभग 30-40 वर्षों से यहाँ पर मिल रही है कि जब भी कोई ऐसा अवसर आता है आप समाज सेवा से पीछे नहीं रहते हैं। यह कार्य करके कैसा फील होता है आपको, कैसी खुशी मिलती है? निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि आज़ादी के बाद हमारे देश ने एक संविधान लागू किया था। संविधान ये कहता है कि इस देश का जो शासन है चुने हुए प्रतिनिधि चलाएंगे। तो हमारी जो सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था है उसमें रह के हम लोगों का और समाज का काम कर सकते हैं। तो हम भी कई सालों से राजनीतिक क्षेत्र में भी है। मैं इस प्रदेश का प्रथम नागरिक रहा हूँ करीब 10 साल तक। आपको ये पता होगा आज़ादी के बाद जवाहरलाल नेहरू जी ने हमारे कुछ लोगों को दिल्ली बुलाए थे 1961 में और उन्होंने एक वरिष्ठ पंचायत की स्थापना की थी जो कि पहली नॉमिनेटेड बॉडी है। सौभाग्यवश वो वरिष्ठ पंचायत का मैं अंतिम अध्यक्ष हूँ, जिसके तहत 10th अमेंडमेंट हुआ था भारत के संविधान में और हमारे इस प्रदेश को भारतवर्ष में जोड़ा गया था। तो हमें ये बहुत मौका मिला है, लोगों का स्नेह मिला है, प्रेम मिला है, तो उससे हमारी ऊर्जा बढ़ती है और समाज सेवा के लिए एक शक्ति मिलती है। कहीं न कहीं आपके दिल में एक ठेस रहती है कि समाज में जो काम होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। उस ठेस को कैसे खत्म करेंगे, किस तरह से उस ठेस को हमेशा के लिए उसका अंत करेंगे, क्या है वो ठेस? मैं पुनः एक बात दोहराना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री ने पूरे देश में जो 100 स्मार्ट सिटी डिक्लेयर किए थे उसमें सिलवासा को भी जोड़ दिया। और मैं समझता हूँ सब नागरिकों को, सब पढ़े हुए लोगों को, जिनके पास दृष्टि है, जिनके पास विजन है, सबको जुड़ना चाहिए। जब प्रधानमंत्री जी ने हमें ये मौका दिया है तो सिलवासा शहर को भी एक ऐसा शहर बनाए कि पूरे देश में जाना जाए। आपको पता है अभी हाल ही में चुनाव आने वाला है। हम तो लोगों को ये अपील करना चाहते हैं कि अच्छे लोगों को चुने। ये कोई राजनीति का क्षेत्र नहीं है। नगर सेवक अच्छे नगर सेवक रहेंगे, जिनके पास विजन होगा, दृष्टि होगा, तो ये नगर को आगे ले जा सकते हैं। हमारे लिए फंड की कोई कमी नहीं है। भारत सरकार हमें पर्याप्त राशि देती है, लेकिन अगर कुछ चाहिए तो अच्छा नेतृत्व चाहिए, जिनके पास विजन हो, दृष्टि हो, सबको साथ लेके चले और सभी क्षेत्र का जिनका अनुभव हो, ऐसे लोगों को चुनना चाहिए। यही मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूँ। उन्होंने हमारे एडिटर से बातचीत में नगर पालिका के होने जा रहे चुनावों पर अपना ध्यान आकर्षित किया और कहा कि जनता ऐसे लोगों को चुने जो उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने का दमखम रखता हो और वह पढ़ा लिखा हो। साथ ही सिलवासा को स्मार्ट सिटी बनाने का अगर उन्हें अवसर प्राप्त हुआ तो अवश्य सिलवासा को सर्व व्यवस्था संपन्न बनाकर ही रखेंगे। उक्त बात हमारे चैनल से खास रूप से फतेह सिंह चौहान ने बातचीत में कही। कहीं न कहीं आपने इशारा जरूर व्यक्त कर दिया है कि नगर पालिका जो आने वाला महारण है, यहाँ पर लगभग फरवरी में यहाँ पर चुनाव होने जा रहा है। नगर पालिका में आपके भाई को भारतीय जनता पार्टी ने नगर पालिका अध्यक्ष का भावी उम्मीदवार घोषित किया है। उस सपने को कैसे बनाएंगे, क्या विजन दिखाना चाहते हैं सिलवासा वासियों को, क्या कहना चाहते हैं, कैसे लोग जुड़ें और कैसे लोग चुनें और विकास का मुद्दा एजेंडा क्या रहेगा आपका? भारतीय जनता पार्टी ने एक निर्णय किया
और मैं समझता हूँ ये ऐतिहासिक निर्णय है कि चुनाव से पहले ही अध्यक्ष के उम्मीदवार को घोषित किया। तो मैं समझता हूँ लोग ये भली भांति जानते हैं कि कैसे लोगों के हाथ में नगर पालिका का शासन होना चाहिए। हम चाहते हैं इस नगर को शुद्ध पानी मिले, हर घर में गैस मिले, हर गली में रास्ता मिले, बिजली मिले, सभी बच्चे को शिक्षा मिले, और ये हम पुनर्स्थापित ये करना चाहते हैं हमारे सभी पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार मिले। आज हमारे पास 3000 उद्योग है प्रदेश में। अगर हम चाहते हैं अच्छी तरह से और इसको प्लानिंग करते हैं तो सभी को रोजगार मिलेगा। मैंने तो ये भी कहा है कि हमारे प्रदेश में जितने भी कच्चे घर हैं, CSR के तहत हम सब उद्योगपतियों को साथ रखें, उनसे विनती करें कि जिस धरती ने आपको कुछ दिया है, जिस धरती से आप कुछ कमा रहे, इस धरती के लिए भी अपना कोई धनराशि उपलब्ध कराए, ताकि हम हमारे जितने भी आदिवासी हैं जिनके कच्चे घर हैं, मैं समझता हूँ अगर ये प्लान पूरी तरह से सफल होता है, एक भी घर अगले 5 साल में कच्चा नहीं रहेगा। जहाँ तक प्रधानमंत्री जी का स्वच्छ भारत का अभियान है, आप देखेंगे उनका एक ही कहना है कि स्वच्छता के साथ ही स्वास्थ्य जुड़ा हुआ है। हम चाहते हैं कि हर घर में शौचालय हो। हमारी बच्ची का प्रॉब्लम, ये सब प्रॉब्लम को लेके एक अच्छी सोच के साथ हम नगर पालिका को एक अच्छा और स्वच्छ शासन देना चाहते हैं। इस खास अवसर पर फतेह सिंह चौहान ने 4 वर्ष पूर्व केतन पटेल द्वारा छेड़े गए मिनी असेंबली के मुद्दे पर खुली बहस करते हुए समर्थन जारी किया और कहा कि अगर दोनों प्रदेशों की मिनी असेंबली का दर्जा मिलता है तो प्रदेश का जमकर विकास हो पाएगा। 4 साल पहले वो अभियान नजर आता है 2 अक्टूबर के रोज, जब दमन आपके पड़ोसी संघ प्रदेश दमन से केतन पटेल ने मिनी असेंबली के लिए अभियान छेड़ा था, और उसमें कहीं न कहीं आपका भी समर्थन नजर आया था, क्योंकि मिनी असेंबली आएगी तो लाल फीताशाही, नौकरशाही का यहाँ जो बोलबाला है, जो यहाँ तानाशाही है, उसका अंत होगा। उस नजरिए को किस तरह से आगे बढ़ाएंगे, किस तरह से आप उसमें रुख मिलाना चाहेंगे? दुर्भाग्यवश इस प्रदेश में लोकतांत्रिक व्यवस्था कहीं नहीं है। आज मैं तो ये समझता हूँ जो गुलामी में पहले जी रहे थे वही गुलामी आज है। हमारे ब्यूरोक्रेट्स दिल्ली से 2 साल के लिए आते हैं, हमारे गरीबों की क्या प्रॉब्लम है, उनके घर में क्या समस्या है, उनके बच्चे की क्या समस्या है, उनको कोई लेना देना नहीं होता। तो हमने प्रधानमंत्री जी को भी लिखा है, होम मिनिस्ट्री जी को हम रूबरू मिलके उन्हें रिक्वेस्ट की है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बहाल करें और हमें दमन दीव दादरा नगर को मिला के एक मिनी असेंबली दी जाए, ताकि हम इस प्रदेश का, दोनों प्रदेश का विकास कर सकें। क्या संदेश देना चाहते हैं आप हमारे चैनल के माध्यम से प्रदेश की जनता को? आने वाले समय में नगर पालिका का चुनाव है, सिलवासा वासियों को, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम लोगों को जिन्होंने आपको और आपके जो छोटे भाई राकेश जी हैं उनके ऊपर एक जिम्मेदारी सौंपी है, एक भरोसा जताया है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि प्रदेश की जनता अच्छे, समझदार, शिक्षित लोगों को चुने जिनके पास दृष्टि हो। कई नगरपालिका शासन में कई कमियां हैं। 10 साल हुए लेकिन आज तक हमारे पास बिजनेस रूल आज तक नगरपालिका में नहीं बना पाए हैं। तो शिक्षित लोग रहने से उसमें पूरी सिस्टम से हम काम करेंगे। एक मैं एग्जाम्पल पांडे जी आपको देना चाहता हूँ। आज हम नया कोई बिल्डिंग बनाने की बात करते हैं तो कंस्ट्रक्शन परमिशन के लिए हम एप्लीकेशन डालते हैं, उसमें बार बार कहीं ना कहीं कितने डिपार्टमेंट में जाना पड़ता है, किसी को कुछ देना पड़ता है। इसको अगर रोकना है, आपको करप्शन को रोकना है तो आपको सिस्टम चेंज करनी होगी। मेरी अगर सोच है, मेरी अगर सोच लागू होती तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप एक एप्लीकेंट है, आप अपना घर बनाना चाहता है, आप एप्लीकेशन DC रूल के हिसाब से आर्किटेक्ट से बना के डाल दे, साथ में एक एफिडेविट दे देवे कि हम पूरी तरह से DC रूल के हिसाब से इसका कंस्ट्रक्शन करेंगे। नहीं करेंगे तो आप एक्शन ले सकते और आप कंस्ट्रक्शन शुरू कर सकते। बिल्कुल, ये नियम आना आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। इसी से हम करप्शन रोक सकते हैं। तो कई ऐसे क्षेत्र है, आपको सिस्टम बनानी होगी, तभी आप इसको करप्शन को रोक पाएंगे और जल्दी से जल्दी लोगों की जो अपेक्षा है उसका काम कर पाएंगे। समाज सेवा, राजनीतिक और शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के बाद और क्या मन है, किस क्षेत्र में आप और काम करना चाहते हैं? मैं तो पांडे जी बार बार यही कहता हूं कि हमारे जीवन में, मैं पिछले 30 साल से राजनीतिक और सामाजिक जीवन में, लेकिन जितनी संतुष्टि हमें पिछले 6 साल में ये संस्था में काम करने को मिली, ऐसी संतुष्टि हमें कहीं नहीं मिली है। हम चाहते हैं हर बच्चे को हम पढ़ाएं। छोटे छोटे बच्चे हम जब भी आते हैं तो इतना स्नेह करते, इतना प्रेम करते, उससे बहुत बड़ी संतुष्टि मिलती है। और सबको पता है शिक्षा ही सब कुछ है। मैं जब भी बात करता हूँ तो पहले कहता हूँ कि देव मंदिर बनाने से पहले विद्या मंदिर बनाओ। देव, धर्म और धार्मिकता को समझने के लिए भी आपको ज्ञान चाहिए। पढ़े लिखे इंसान इसको समझ सकता है। तो जब विद्या मंदिर की बात आती है, देव मंदिर की बात आती है, तो हम हरदम चाहते कि पहला विद्या मंदिर बनाए।
क्या ये थे फतेह सिंह चौहान जी, जो दादरा नगर हवेली के प्रबुद्ध समाज सेवक, राजनेता और कुशल शिक्षाविद हैं। उन्होंने हमारे चैनल से बात करते हुए कई मुद्दों का जिक्र किया और साथ ही साथ यह भरोसा जताया कि आने वाले दिनों में अगर उनके पास कोई ऐसी कमान आती है जिससे जन सेवा का उन्हें मौका मिले तो उस पर वो जरूर खरा उतर कर दिखाएंगे। कैमरामैन प्रकाश के साथ संतोष पांडे, यूटी न्यूज, सिलवासा। आइए अब यूटी न्यूज इंडिया में एक नजर डालते हैं देश विदेश की अन्य खबरों पर। नमस्कार दर्शकों, मैं स्नेहा यूटी न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। पाकिस्तान के क्वेटा शहर में एक बम धमाके में करीबन 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग के घायल होने की खबर है। पाकिस्तान के केटवा शहर में हुए एक बम धमाके में करीबन 15 लोगों की मौत हो गई और 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। बता दें कि धमाका एक पोलियो सेंटर के पास हुआ था। सूत्रों के मुताबिक पहले जोरदार बम धमाके ने शहर को हिलाकर रख दिया और बाद में फायरिंग की आवाज भी सुनाई दी। धमाके के फौरन बाद सुरक्षा बलों ने इलाकों को घेर लिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा ने दिया आखिरी भाषण और कहा कि हम ISIS को तबाह करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने बुधवार को अपना आखिरी स्टेट ऑफ यूनियन भाषण दिया। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत में हिंसक घटनाओं का विरोध जताया, साथ ही उन्होंने ISIS को तबाह करने का अपना वादा भी दोहराया। आतंकवाद पर ओबामा ने कहा कि अगर आतंकवाद अमेरिका के पीछे पड़ेगा तो अमेरिका भी आतंकवाद के पीछे पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट रिलायंस के 4G का लाइसेंस रद्द करने की मांग पर फैसला लेने वाली है। रिलायंस 4G लाइसेंस की मांग में कथित हुई अनियमितताओं के एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट भंडार फैसला लेने वाली है। इस याचिका में रिलायंस के लिए केवल डेटा सेवाओं के लिए लाइसेंस प्राप्त किया गया था, लेकिन इसके कारण 40 करोड़ रुपए की तुलना की बात करीबन 16 अरब शुल्क, जिसमें सरकारी खजाने को नुकसान हो रहा है। फिलहाल यूटी न्यूज इंडिया के इस बुलेटिन में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। समाचार समाप्त करने से पहले फिर से नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। दमन के सलीम मेमन और मारियो लोपेज ने नगरपालिका चुनाव हेतु दर्ज किया नामांकन। दमन में सुएज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए जापान की कंपनी ने जिला पंचायत की ली मुलाकात। दाना रुदाना पंचायत के विकास हेतु जिला पंचायत सदस्य एवं सरपंच से हुई बातचीत। और सिलवासा को स्मार्ट सिटी बनाने पर भाजपा नेता फतेह सिंह चौहान की हमारे चैनल से खास बातचीत। फिलहाल यूटी न्यूज के इस बुलेटिन में इतना ही। अगले बुलेटिन में हम फिर हाजिर होंगे कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।